नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने देखा है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है चैप्टर नंबर 1, तो आप यहाँ ऊपर जो है आई बटन दबा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखिएगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी ये जानकारी लेंगे और बताते चलें। अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों जहां पर संविधान पूछा जाता है, तो आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना छोटा छोटा नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें शामिल की गई हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। कोई भी पॉइंट इधर उधर आपको नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखा जाएगा आज का वीडियो। तो शुरुआत है, भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि संवैधानिक विकास का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, तो वहाँ पर इसको 2 चरणों में हम लोग पढ़ सकते हैं। कैसे? एक तो देखिएगा कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक पढ़ सकते हैं। दूसरा है सम्राट या क्राउन का शासन, जिसको 1858 से 1947 तक पढ़ सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि कंपनी के शासन का मतलब क्या हुआ। कंपनी के शासन का मतलब है जब इस 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के साथ ही जो है वहाँ पर कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। अब शासन शब्द जो है बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पर। तो शासन शब्द से पहले ही जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है ना, कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। तो उस समय जो वहाँ की महारानी, वहाँ की जो क्राउन थी, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी को भारत के पूर्वी देशों में, जिसमें कि भारत भी आता है, पूर्वी देशों में व्यापार का अधिकार दिया था। किसका? व्यापार का अधिकार दिया था। लेकिन कंपनी ने केवल व्यापार ही नहीं बल्कि धीरे धीरे यहाँ पर शासन प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया। शासन कब से चालू हुआ? जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है ना, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। वहाँ से ही जो है कंपनी ने शासन भी अपने हाथ में लिया। शासन का मतलब है व्यापार के साथ साथ वो राजनीति में भी उतर गए। जब शासन अपने हाथ में ले लिया तो उन्होंने वहाँ के टैक्सेस, रेवेन्यूज़ आदि पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है कंपनी का शासन, वरना यहाँ लिखा जाता कंपनी का व्यापार। ठीक है, कंपनी के शासन से कंफ्यूज नहीं होंगी। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इसके विषय में भी एक वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा, जो आप देखिएगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है। उसकी एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाकर देंगे ताकि आपको वो जो है समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर 2 चरणों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला चरण आप समझ गए हैं, कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 से तक देखेंगे। अब ये 1773 से 1858 क्या है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होती है। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि कंपनी जब व्यापार करने आई और साथ ही साथ जब शासन के क्षेत्र में भी उतर गई, तब जो है उन पर शासन लगाने के लिए या अंकुश लगाने के लिए सम्राट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ पर लाते हैं। तो उसी एक्ट को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उनके मुख्य पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, और यह सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यहीं पर दूसरा पॉइंट जो हम दूसरा चरण क्या समझेंगे? सम्राट क्राउन का शासन। ठीक है, एक समय ऐसा आता है जहाँ पर कंपनी की अति हो जाती है। अति का मतलब है वह अब व्यापार छोड़ करके अधिक से अधिक शासन प्रक्रिया में लिप्त हो जाती है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि डायरेक्टली क्या करती है, जो शासन की प्रक्रिया है वह सीधे अपने हाथों में ले लेती है। कहाँ, कब से? तो 1858 से 1947 तक। 1858 से लेकर के डायरेक्टली अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर शासन करने लगती है। ठीक है ना, अब व्यापार का कार्य केवल कंपनी करती है। इसका भी सेपरेशन हो जाता है,
ठीक है। इसका सेपरेशन होता है लेकिन बाद में होता है, कब होगा वो भी आपको बताएंगे। धीरे धीरे जब आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आगे सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। बाकी 1858 से शुरुआत हुई है और 1947 मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब भारत देश आज़ाद हुआ, वहाँ तक कंपनी के शासन को सम्राट के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया यह तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि कंपनी का शासन जो है, यानी कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, जिसमें बंगाल, बिहार और मुग़ल शासक जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश आर्मी से युद्ध करती है, ठीक है। वहाँ पर हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो ब्रिटिश आर्मी या कंपनी के पास जो है अब रेवेन्यूज़ यानी कि टैक्सेस, रेवेन्यूज़, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन, सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि वहाँ पर कई चीज़ें जो हैं गलत रूप से इस्तेमाल करने लगती है। कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह पता चलता है तो वो क्या करते हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, ताकि वहाँ पर जो है कंपनी के शासन पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। आइए देखते हैं कैसे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। देखिए जाहिर सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये केवल व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन शासन में लिप्त हो गई। तो शासन में लिप्त होने के साथ यहाँ पर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन भी फैलता चला गया। इस पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया या पास किया, जिसकी जो है विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। यहाँ से ही बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ये जो विशेषताएं हैं, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, और इन विशेषताओं को बहुत ही अच्छे और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के का जो है पहला रूल एक या एक्ट भेजा गया भारत में, ठीक है ना, भारत में शासन के लिए पहला एक्ट भेजा गया। इस दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। और पहला पॉइंट देखिएगा कि बंगाल का जो गवर्नर था उस समय, बंगाल मतलब कलकत्ता का, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है ना। अभी तक क्या पद था, गवर्नर था, अब यह पद गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया, ठीक है। 1773 में, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1773 का जो एक्ट था उसी के द्वारा क्या किया गया, गवर्नर को अब गवर्नर जनरल के पद नाम से जाना गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। यह आखिरी गवर्नर, ठीक है, चूँकि आखिरी रहेंगे, आखिरी गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल जो है थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। इसके बाद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। हर एक जो भी बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट होगी, कोई भी इधर उधर बात नहीं है, इसलिए नोट डाउन करते जाइएगा ध्यान से। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई उसमें कितने सदस्य थे, तो यह बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं कि 4 सदस्य थे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि बम्बई तथा मद्रास के जो गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को, ठीक है ना, चूँकि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद धारित किया गया, ठीक है, यानी बंगाल के गवर्नर पद को हटा दिया गया था और वहाँ पर कौन सा पद बनाया गया था, गवर्नर जनरल। इसलिए अब बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या किया गया, अधीन कर दिया गया, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। यह भी पूछता है कि कब जो है बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। अर्थात इसके आगे से देखिए कि अर्थात बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है, ठीक है। सिंपल सी बात समझिएगा, जो पहले क्या था, बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा बंगाल 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, जिसमें से बंगाल को या कलकत्ता को ऊपर कर दिया गया, ठीक है ना, बंगाल को ऊपर कर दिया गया तथा उसके अधीन किसको कर दिया गया, बम्बई और मद्रास को,
ठीक है। यानी यहाँ के जो गवर्नर जो थे अब ये गवर्नर जनरल के अधीन रहने लगे, यानी कि अब जो कोई भी कार्य होगा तो वह बंगाल के जो है निर्णय से ही अपना कार्य कर सकेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसको नोट डाउन करिएगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि कलकत्ता में इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि कलकत्ता में 1784 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई, तो कलकत्ता हो गया। कब की गई, 1774 में हो गया। और किस एक्ट के तहत की गई, तो वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना, कब, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों 3 अन्य या अपर न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, मतलब 1 + 3 = 4, टोटल 4 न्यायाधीश थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह थे सर एलिजा MP। यह इम्पॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिएगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, यह जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता था, ठीक है ना, यह जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि 1774 में कलकत्ता में बन चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है तो क्या इसके विरुद्ध कहीं पर अपील की जा सकती थी, तो जी बिल्कुल, वहाँ प्रीवी काउंसिल में, जो कि कहाँ पर था आपका ब्रिटेन में, वहाँ पर अपील की जा सकती थी। ठीक है, प्रीवी काउंसिल के तहत जो है आपकी अपील की जा सकती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, ठीक है ना, निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि अब जो कंपनी का मतलब कंपनी के जो कार्य था उसको अब शुद्ध बनाने का कार्य किया, ईमानदार बनाने का कार्य किया गया। चूँकि क्या था, धीरे धीरे जो कर्मचारी थे वह निजी व्यापार करने लगे थे, ठीक है ना, अपने पर्सनल हित के लिए, अपना जो है व्यक्तिगत हित को साबित करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि निजी व्यापार करने लगे थे। और साथ ही साथ जो इंडियंस थे उनसे उपहार या रिश्वत लेकर के उनका कार्य पूरा करने लगे थे। इससे क्या था, भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा था। आपने देखा ना, भ्रष्टाचार, ऊपर देखा था, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने और कुप्रशासन को समाप्त करने के लिए या उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस पर जो है यहाँ पर पूर्णतः क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यह क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि निजी व्यापार पर रोक तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया गया, तो याद रखेंगे 1773 के। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, 5वां, इस एक्ट के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों को देखने के लिए, ठीक है ना, किसके मामलों को, कंपनी के मामलों को देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अब इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल जाएगा, कई किताबों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट मेन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जो अभी आप पढ़ेंगे चीज़ें और भी जो एक्ट वगैरह आएंगे वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी क्लियर कर लीजिएगा कि कंपनी के मामलों को देखने के लिए, कंपनी के मामलों को देखने के लिए अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसमें कुल कितने सदस्य थे, तो यह 24 सदस्य थे, जो कि डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते थे, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ध्यान रखिएगा, यहाँ से देखिए कंपनी के मामलों को देखने के लिए, चूँकि कंपनी अब क्या कर रही थी, कंपनी केवल व्यापार तो कर नहीं रही थी, चूँकि यहाँ 1600 में यह व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार के साथ साथ ये शासन में, ठीक है, प्लस क्या कहते हैं आपके टैक्स में, रेवेन्यू में, सारी जगह इन्होंने अपने पैर पसार दिए थे। इसलिए जो है इन पर अंकुश लगाने के लिए कंपनी ने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक स्थापना की, जिसमें 24 सदस्य थे। ये क्या करते थे कि इनकी देखरेख करते थे और इनकी जो रिपोर्ट होती थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को या क्राउन के पास भेजते थे, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कार्य करते थे।
ठीक, नीचे देखिए यही पॉइंट को थोड़ा सा बताया गया है कि यह प्रशासन करने की एक इकाई थी। क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चूँकि प्रशासन करने की इकाई इसलिए बनाई गई इसको, क्योंकि अब कंपनी ने व्यापार तो केवल छोड़ दिया था, व्यापार तो कर ही रही थी, साथ साथ शासन और टैक्सेस और रेवेन्यूज़ में भी उतर गई थी। तो इसलिए क्या था, कंपनी ने इस पर शिकंजा कसने के लिए या उनको थोड़ा सा जो है अंकुश लगाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी। स्थापना की गई थी, जो कंपनी के सैन्य व सिविल मामलों की रिपोर्ट किसको देता था? ब्रिटिश सरकार को देता था। ठीक है, तो देखिए यही थे कुछ पॉइंट्स, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो 5 आपके पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, इन पॉइंट्स को लिखिए और बार बार इससे रिवाइज़ कीजिए। ठीक, अब यहीं पर समाप्त करेंगे इस वीडियो को, और अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो अगला पढ़ेंगे वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को अब पढ़ा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी कमी होगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो आज इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं। सभी को जुड़ने के लिए वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।